मधुरभाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न हमारे पास कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में जहां पर चॉइस नहीं होती है, या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। और इसके अलावा ये प्रश्न बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जानना है ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके से हमारे सिलेबस में इन संस्कृत के कवियों से संबंधित प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो एक श्रृंखला में हम संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जानने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ सभी लेक्चर्स में जरूर जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम इन संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को बहुत शॉर्ट डिटेल में जानेंगे ताकि माइंड में इतना सेट हो जाए कि हमें किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए, भले ही वह मल्टीपल चॉइस के रूप में हो, भले ही वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हो, तो हम उन प्रश्नों को हल कर सकें। अपने साथ एक नोटबुक रखिए और साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। पिछले कई लेक्चर से हम संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों के विषय में जान रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बृहत्त्रयी कवियों की गणना में गिने जाने वाले माघ महाकवि के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बृहत्त्रयी कवियों और उनकी रचना के विषय में शॉर्टकट में जान लेते हैं ताकि परीक्षा में भारवी, माघ और श्रीहर्ष से संबंधित कोई भी कवि संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसकी शॉर्ट डिटेल हमारे माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं बृहत्त्रयी कवियों में किन किन कवियों की गणना की गई है। भारवी, माघ और श्रीहर्ष। भारवी के द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? किरातार्जुनीयम। माघ के द्वारा शिशुपालवधम और श्रीहर्ष के द्वारा नैषधीय चरितम। ठीक है, इसके बाद आप इनकी सर्गों की संख्या याद रखिए। किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। शिशुपालवधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। तो देखिए बिल्कुल क्रम से याद हो जाएगा, 18, 20 और 22। ये क्या है? तीनों महाकाव्य हैं और इन तीनों महाकाव्य का स्तोत्र ग्रंथ क्या है? महाभारत। किरातार्जुनीयम लिया गया है महाभारत के वन पर्व से और शिशुपालवधम महाभारत के सभा पर्व से और नैषधीय चरितम लिया गया है महाभारत के वन पर्व से। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन तैयार रखना है। यहाँ पे आपने 3 कवियों के विषय में भी जान लिया और इन 3 कवियों के द्वारा कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए हैं उसके विषय में भी जान लिया और उनमें सर्गों की संख्या कितनी है ये भी हमने जान लिया। साथ साथ स्टूडेंट्स नोट्स जरूर बनाने हैं। और उसके बाद हमने जाना कि इसका स्रोत ग्रंथ क्या है? महाभारत। और महाभारत के कितने पर्व हैं स्टूडेंट्स बताइए? 18 पर्व। तो ये अलग अलग पर्वों से लिया गया। ये इतना याद हो गया ना स्टूडेंट्स? तो ये तीनों राइटर की इंट्रोडक्शन में भी काम आ जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा और अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में भी आए तब भी काम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि किरातार्जुनीय के जो सर्गों का आरंभ है और अंत है कहाँ से हुआ है? आरंभ श्री शब्द से किया है। सर्गों का अंत किया है लक्ष्मी शब्द से। और माघ ने सर्गों का आरंभ किया है श्री शब्द से और अंत भी श्री शब्द से ही किया है। तो ये जो चीजें कॉमन आ रही हैं उसको आप तैयार रख लेना। उसके अलावा आपने क्या याद रखना है? भारवी को रीति परंपरा का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि वैदिक ग्रंथों के पश्चात
जब रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि लिखे गए और उसके भी पश्चात कालिदास, भास आदि कवियों के बाद एक नए प्रकार के काव्यों की रचना का आरंभ हुआ और उसमें रीति की प्रधानता थी। तो रीति परंपरा के जन्मदाता के रूप में भारवी का नाम आता है और उसके पश्चात इस परंपरा में दूसरे स्थान पर नाम आता है महाकवि माघ का और उसके पश्चात नाम आता है श्रीहर्ष का। तो रीति काव्य की परंपरा उत्तरोत्तर बढ़ती रही। कहाँ से आरंभ हुई? भारवी महाकवि से आरंभ हुई, फिर माघ तक पहुंची और फिर उसके पश्चात श्रीहर्ष तक पहुंची। ठीक है, तो ऐसे भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब आपको इन तीनों कवियों से रिलेटेड एक श्लोक याद रख लेना है क्योंकि इसी में बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः या फिर श्रीहर्षः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अब इसी श्लोक में इतने सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के लिए। ठीक है। भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए। दंडी और श्रीहर्ष कवि किसके लिए प्रसिद्ध है? पद लालित्य के लिए। और माघ में ये तीनों गुण है। वो कौन से तीनों गुण है? माघ के महाकाव्य में उपमा अलंकार की भी प्रधानता मिलेगी और अर्थ गौरव की भी प्रधानता मिलेगी और पद लालित्य की भी प्रधानता मिलेगी। ये श्लोक आपको याद रखना है और इसी श्लोक से बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के रूप में आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले भूमिका, उसके बाद इनका जीवन परिचय जिसमें आप इनके माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा, दीक्षा, किस राजा के आश्रित रहे, विवाह इत्यादि आप यहाँ पर जोड़ेंगे और उसके पश्चात इनका समय बताएंगे कि अंतः व बाह्य शास्त्र के अनुसार क्या समय बताया गया है और उसके पश्चात इनकी हम रचनाएं बताएंगे। फिर उनकी रचनाओं को हम डिटेल में बताएंगे और उन रचनाओं में किन किन पक्षों पर बात की गई है, कौन कौन सी विशेषताओं पर बात की है। तो यहाँ पे इसकी हम सब हेडिंग बनाएंगे। प्रकृति चित्रण की रचनाओं में किस प्रकार का प्रकृति का चित्रण है, सामाजिक चित्रण, राजनीतिक चित्रण, धार्मिक चित्रण, पात्रों का चित्रण, चरित्र चित्रण इत्यादि विशेषताओं को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और उसके पश्चात हम बताएंगे कला पक्ष और भाव पक्ष को। कला पक्ष में क्या आएगा? भाषा, शैली, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है और उसके बाद अलंकार और छंद के बारे में बताएंगे। भाव पक्ष में आप बताओगे कौन सा रस का प्रयोग है, कौन सी रीति व गुण का प्रयोग किया गया है। तो फिर एंड में आप निष्कर्ष बताएंगे। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो ऐसे आपको हेडिंग बना के तैयार करना है। तो यहाँ तो हम बहुत शॉर्टकट में तैयार कर रहे हैं क्योंकि जब आपको शॉर्टकट में पता चल जाएगा इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका क्या समय है, क्या रचना है, उस रचना में किस छंद अलंकार का प्रयोग किया गया, तो वह क्वेश्चन आपका डिटेल में भी आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। माघ महाकवि की गणना किसमें की जाती है? बृहत त्रयी कवियों में की जाती है। माघ के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर शिशुपाल के वध की घटना है और इस महाकाव्य का आरंभ कहाँ से हुआ था और अंत कहाँ से हुआ था? श्री शब्द से। इतनी इंट्रोडक्शन आपको याद रखनी है। चलिए अब इनके जीवन से संबंधित विषय को जानते हैं। जैसे इनके पिता का नाम दत्तक, इनके पितामह का नाम सुप्रभ देव, इनका जन्म स्थान क्या था? भीनमाल और इनका समय 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण। किस राजा के आश्रित थे? राजा भोज। और इनकी गणना किन कवियों में की जाती है? रीति
संप्रदाय के पोषक के रूप में भी इनकी गणना की जाती है। जो भारवी ने रीति काव्य परंपरा का आरंभ किया, उसको आगे पहुंचाने का कार्य माघ महाकवि ने किया। उसके बाद हम जानते हैं माघ की उपाधि क्या है? घंटा माघ। उसके अतिरिक्त इनकी रचना का नाम तो अब आपको याद हो चुका है, शिशुपाल वधम। कितने सर्ग हैं इसमें? 20 सर्ग। और इसका स्रोत ग्रंथ है महाभारत का सभा पर्व। और उसके अलावा भी हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में भी इसकी कथा आती है। और उसके अतिरिक्त पद्म पुराण के अंतर्गत भी इसकी कथा का वर्णन है। नायक के रूप में यहाँ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और प्रतिनायक यानी कि विलियन के रूप में कौन है? शिशुपाल। और इस प्रतिनायक के नाम पर ही महाकाव्य का नामकरण किया गया है। और इनके महाकाव्य में मुख्य रस कौन सा है? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि शिशुपाल का वध है, तो यानी वीर रस की प्रधानता है। और इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? यमक और श्लेष अलंकार। यमक का उदाहरण देखते हैं। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट स्फुट पराग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मालोक्य स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। तो इस प्रकार माघ महाकवि प्रकांड विद्वान है, दर्शन के क्षेत्र में भी, व्याकरण के क्षेत्र में भी और संगीत के क्षेत्र में भी। और वो श्लोक तो आपने याद कर ही लिया था, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। कि माघ में ये तीनों गुण हैं। कौन से तीनों गुण? कालिदास की उपमा भी है, भारवी का अर्थ गौरव भी है और दंडी का या फिर श्रीहर्ष महाकवि का पद लालित्य भी है। तो इस श्लोक को आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये सब्जेक्टिव टाइप में आए तब भी आपको शॉर्टकट में इनका पता होना चाहिए। और अगर मल्टीपल चॉइस के रूप में आए तो बहुत सारे प्रश्न आपने यहाँ पर देख लिए हैं कि एमसीक्यू में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की कक्षा में हमने संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जाना कि किस तरीके से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उसे किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।